नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्कूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होगी और लगातार आप इनको देख रहे हैं वीडियो को और इनका अध्ययन कर रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था और श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, समांतर क्रम संयोजन की बात आएगी तो आपको जैसे कल की तरह हमने वही 3 प्रतिरोध मैं ले लेता हूं। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका R2, इसका R3। ठीक है, जब इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ, प्रथम सिरे एक साथ और द्वितीय सिरे जो है दूसरे सिरे वो एक साथ जुड़े हो तो वो समांतर क्रम संयोजन होगा। यानी जितने भी प्रतिरोध आपके पास है 2, 3, 4 जितने भी हैं उनके एक सिरे एक साथ आपको कनेक्ट करना है, एक सिरों को एक साथ कनेक्ट करना है और बचे हुए एक सिरों को एक साथ कनेक्ट करना है। जैसे मैं इस प्रकार इनको कनेक्ट कर देता हूं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये लो, मैंने क्या किया है, एक सिरे एक साथ जोड़ लिए और बचे हुए एक सिरे एक साथ जोड़कर और इनको मैंने यहां बाहर बाह्य परिपथ में एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V वोल्ट। ये V वोल्ट इन दो तारों के बीच में काम कर रही है ना, यहां V वोल्ट की बैटरी है तो यहां पर भी V वोल्ट है। कल हमने क्या नाम दिया था इनको? A और B। ठीक है, यहां पर भी कितना है? V वोल्ट है। अब इस बैटरी से धारा प्रवाह होगी कितनी? I धारा। तो वापिस भी कितनी आएगी बेटा? I धारा वापिस आएगी। ठीक है, बैटरी का रूल होता है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत क्यों बहती है? तो देखो, प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी कंडीशन होती है हमेशा जो उच्च दाब या हाई पोटेंशियल कह दो, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, कोई भी पदार्थ है उसका जो प्रवाह होता है, कोई भी वस्तु है वो उच्च प्रवाह से निम्न या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। जैसे पानी की बात करें तो पानी का प्रवाह जिस तरफ ज्यादा होता है वहां से पानी का प्रवाह निम्न दाब की ओर होता है। वैसी बात धारा की है। तो ये धन विभव होता है वो उच्च विभव पर होता है और ऋण विभव निम्न विभव पर होता है। तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। धारा हमेशा कहां बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जब धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं और माइनस सिरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, उस प्रश्न का जवाब देता हूं एक बार बीच में। माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इलेक्ट्रॉन प्लस सिरे की ओर आकर्षित होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आएंगे। बात समझ में आ रही है? और धारा जाएगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो देखो, हो गई ना धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अब देखो धारा की बात करें तो ये धारा यहां पर आकर धारा के 3 रास्ते हो गए अलग अलग। जैसे ये एक पाइपलाइन है और आगे ये 3 पाइप कनेक्ट किए गए हैं। तो आपको पता है कि जैसे पानी का कनेक्शन होता है तो पाइप एक होता है, मेन लाइन एक होती है, फिर आगे घरों में जैसे कनेक्शन होता है वैसी कंडीशन यहां आ गई।
मेन लाइन थी, यहां पर आकर 3 जगह बट गई। अब जैसे 3 जगह ये धारा बट गई, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो जैसे पाइपलाइन माने, तो ये पाइप में क्या है, रुकावट है, कचरा है पाइप में, ये भी कचरा है, रुकावट जिसे हम बोलते हैं। ये रुकावट ही तो प्रतिरोध होता है। और आपको पता है कि जिस लाइन में रुकावट ज्यादा है वहां पानी कम बहेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये रुकावट अलग अलग है, ये रुकावट R1 है, ये रुकावट R2 है, ये रुकावट R3 है। तो आप बताओ इन तीनों पाइप के अंदर या इन तीनों तारों में रुकावट एक जैसी है, अलग अलग है? तो आप कहोगे सर अलग अलग है। जब रुकावट अलग अलग है तो इनमें जो पानी यानी धारा जिसको हम कह रहे हैं, ये धारा भी अलग अलग बहेगी। तो इस पहले तार में धारा I1 कह दी, दूसरे तार में धारा I2 कह दी, और तीसरे तार में धारा क्या कह दी मैंने, I3 कह दी। बात आई समझ में? तो बताओ समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा अगर दे तो हम ऐसे लिख देंगे नॉर्मली कि प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ दूसरे सिरे एक साथ जुड़े होते हैं, वो समांतर क्रम संयोजन होगा प्रतिरोधों का। और समांतर क्रम संयोजन में देखो, समांतर क्रम संयोजन में विशेषता क्या होगी? नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा, वो भी किसके? बैटरी की वोल्टता की। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा, वो भी किसके? बैटरी की वोल्टता के। और माना कितनी माना है मैंने? V माना है। कैसे? अरे वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो वोल्टेज हमेशा आवेश को धक्का देने का काम करती है। आवेश को क्या करती है? धक्का देने का काम करती है। एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं, एक व्यवहारिक तरीके से समझना इसको। वोल्टेज हमेशा आवेश को धक्का देती है। तो ये धक्का यहां से लग रहा है, यहां से। अब यहां इन दो बिंदुओं के बीच में धक्के की बात कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज ने यहां आवेशों को धक्का देना शुरू किया। तो जैसे मतलब जैसे पानी में धक्का लगता है, वैसे प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे पानी में प्रेशर बोल देते हैं। तो जब धक्का लगता है तो देखो पानी में ये पाइप का यहां से धक्का लग रहा है, तो धक्का तो एक जैसा ही लग रहा है। अरे पानी पर धक्का यानी धारा पर धक्का तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन फिर ये धारा बंट गई क्यों? क्योंकि रास्ते में जो कचरा था वो अलग अलग था। ठीक है, यहां प्रतिरोध यानी ये जो कचरा है वो R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध क्या है? R3 है। तो समांतर क्रम संयोजन में ये जो धक्का है ना, धक्का इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये एक जैसा रहेगा। यहां वोल्टेज V है तो यहां पर भी वोल्टेज क्या है? V है। और जब यहां पर वोल्टेज V है तो ये जो प्रत्येक प्रतिरोध है ना, ये इनके बीच में ही तो लगा हुआ है। R1 भी यहां लगा हुआ है बीच में, R2 भी यहां लगा हुआ है, R3 भी यहां लगा हुआ है। अब मैंने ये तार बीच में जोड़ दिए, अगर इन तारों को मैं यहां कनेक्ट कर देता डायरेक्ट, तो एक ही बात है। समझ में आ रही बात मेरी? तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान है, वो मैं क्या बता रहा हूं? V है। नंबर 2 बात, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा। ये एक नई चीज होगी। और माना क्या? क्रमशः I1, I2 व I3 है। तो कुल धारा बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर कुल धारा होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये कुल धारा किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी, जो कि परिपथ की टोटल धारा है। क्योंकि ये टोटल धारा ही आगे चलकर 3 टुकड़ों में बट गई, I1, I2, I3। तो इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा? I के बराबर। तो समांतर क्रम संयोजन की यह विशेषता भी आप लिख सकते हो। नंबर 1, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। नंबर 2, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो इनकी विशेषता होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या पढ़ा? इसका जस्ट उल्टा पढ़ा। वहां पर धारा समान थी श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्टेज क्या थी? अलग अलग थी। अब जो चीज अलग अलग होती है उसका मैंने जोड़ करके टोटल वोल्टेज लिख दी थी, यहां पर टोटल धारा लिख दी। श्रेणी क्रम में टोटल वोल्टेज लिखी थी, यहां पर मैंने टोटल धारा लिख दी।
अब देखो ओम का नियम क्या कहता है, ओम नियम ये कहता है कि V बराबर IR होता है, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। I बराबर क्या होगा, V बटे R। इसलिए पहले प्रतिरोध की बात करूं, पहले प्रतिरोध के लिए तो I1, पहले प्रतिरोध के लिए I1 V की जगह V, सब पर V है, इस पर भी V, इस पर भी V और इस पर भी V, और R की जगह R1। पहले प्रतिरोध का मान कितना है, R। दूसरे प्रतिरोध की धारा I2, V की जगह V, R की जगह R2, ठीक है। ओम के नियम में मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे धारा के मान चाहिए। तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा I3, वोल्टेज V, प्रतिरोध R। समझाने के बाद मेरे आपको बस इतना सिंपल है, संयोजन कोई भी हो ये बातें याद रखना। और फिर जो सूत्र लगता है मेन, जैसे यहां ओम का नियम काम में आएगा तो मैंने ओम का नियम काम में ले लिया। इससे पहले जो संधारित्र वाला चैप्टर था उसमें भी यही बातें थी सेम, बस वहां अंतर यह था धारा की जगह आवेश नाम आ गया था। धारा की जगह क्या नाम आता है, आवेश, चौथे चैप्टर में, ठीक है। और वोल्टेज की जगह वोल्टेज ही रहता है। और वहां सूत्र कौन सा काम करता है, Q बराबर CV, ठीक है। उस सूत्र को काम में लो और संयोजन क्लियर कर दो। यहां उनका नियम काम में आएगा, बस संयोजन कोई भी हो उसमें बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है और ये सूत्र याद रखने हैं। अब क्या करूं, समीकरण 1 में मान रख दूं, समीकरण 1 में मान रखने पर रखूं मान, तो क्या बनेगा, I की जगह I, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। कॉमन क्या निकला, V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, पहले आप एक काम करो, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। नोट कर लिए चीजें। अब मैं दोबारा आता हूं इस चीज के ऊपर, डायग्राम पर आऊंगा दोबारा, आपने ये चीजें नोट कर ली होगी। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां तक आने के बाद में इनके साथ साथ नोट्स बनाते चलो आप लोग। यहां तक आने के बाद में एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे परिपथ की बात करूं तो बिंदु ए व बी के मध्य यदि तुल्य प्रतिरोध, क्या, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि R1, R2, R3 इन सब की जगह मैं एक प्रतिरोध जोड़ूंगा, वो तुल्य प्रतिरोध अगर RP है, क्या है, RP, कल लिखा था RS श्रेणी क्रम के लिए, ये पैरेलल, तो RP लिख दिया, RP है। अब देखो जो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध वो होता है जिससे पूरे परिपथ की वोल्टेज और धारा नहीं बदलनी चाहिए, पूरे परिपथ की वोल्टेज और धारा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध जब लगाते हो तो मैंने इन सब की जगह तुल्य प्रतिरोध लगाना है, R1, R2, R3 की जगह क्या लगाना है, तुल्य प्रतिरोध लगाना है। तो वोल्टेज और धारा नहीं बदलनी चाहिए पूरे परिपथ की। तो आपसे पूछो पूरे परिपथ की वोल्टेज कितनी है, तो आप कहोगे सर V है। पूरे परिपथ की धारा कितनी है, I है। कितनी है, I। वोल्टेज कितनी है, V है। तो आप ये कहोगे तो V बराबर IRP। समझ आ रही क्या बात मेरी, V टोटल वोल्टेज, I टोटल धारा, RP टोटल प्रतिरोध। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू देखो, यहां V की जगह मान रख दूं मैं ये, इसलिए इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। समीकरण 2 में समीकरण देते रहना ऐसे साथ साथ, क्योंकि उससे क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी बनती जाती है। 2 में मान रख दो, I की जगह I पड़ा है, V की जगह रख दो IRP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। I से I कैंसिल, यह आ गया 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। किसका सूत्र है ये है
तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है, और इस सूत्र से क्या जाहिर हुआ? जाहिर ये हुआ कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, पहले मैं लिख देता हूं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखो, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया, इस सूत्र से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। और तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम दिख रहा है ना, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 1/r1 व्युत्क्रम प्लस 1/r2 इसका व्युत्क्रम प्लस 1/r3 इसका व्युत्क्रम, इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज होती है समांतर क्रम संयोजन में। और जब समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट हो गए ना, तब आप लोग इसकी जगह एक डायग्राम बना सकते हो इस संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन कैसे बनाओगे? वो ये बन जाएगा, आरपी, ये बैटरी, ये धारा, V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इन सब की जगह मैंने एक तुल्य प्रतिरोध जोड़ दिया। बात आ गई समझ में? ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस चीज की आप स्क्रीनशॉट लें पहले, आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, अब देखो, समझ में आ रहा होगा आपको, तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आया ना। मैं एक बात और बता देना चाहूंगा, जब आप इस सूत्र से तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा। देखो बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर आप समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हो, तो समांतर क्रम संयोजन में जैसे ही आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो है, जो परिपथ में आपके प्रतिरोध लगे हैं, उनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, उससे भी कम आएगा। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था 1 ओम, R2 को 2 ओम और R3 को 3 ओम बताया था। तो 1/RP निकालो, कितना आएगा? 1/1, 1/2, 1/3। ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 6। इसका लघुत्तम कितना आ गया? 6। ये बन गया 6, 3, 2, यानी 11/6। तो आरपी बराबर आ जाएगा 6/11। अब चेक करो, जब 6 में 11 का भाग दोगे, इसमें 6 में 11 का भाग दोगे तो उत्तर है ना 1 से कम आता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, तुल्य प्रतिरोध, एक एक उदाहरण लेके बता दिया। तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे कम, अब इस परिपथ में सबसे छोटा कितना था? 1 ओम का था। तो मेरा तुल्य प्रतिरोध है ना, वो 1 ओम से भी छोटा आता है। देखो समांतर क्रम में ऐसा होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था कि तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। श्रेणी क्रम में तो उत्तर सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है, लेकिन समांतर क्रम में उत्तर सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम आता है, क्योंकि इसमें तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है ना, वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये वजह होती है। इस कारण याद रखना ये चीज, इस कारण जो हमारे घरों में जो बिजली की फिटिंग की जाती है, जो हमारे घरों में जो कनेक्शन किए होते हैं ना, पंखे के, बल्ब के, ये जो भी हम कनेक्शन देखते हैं अपने घरों में, ठीक है, इस कारण हमारे घरों में विद्युत व्यवस्था किस क्रम में होती है? विद्युत व्यवस्था
समांतर क्रम में होती है। याद रखना ये चीज, समांतर क्रम में होती है। ठीक है, अपने इसको अमूमन बिजली की फिटिंग बोलते हैं ना, अपने घरों में जो बिजली की फिटिंग होती है, करंट की जो फिटिंग होती है, वो किस क्रम में की जाती है? समांतर क्रम में की जाती है। अगर आपसे कोई कारण पूछे क्यों की जाती है, तो कारण ये दोगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। यदि n प्रतिरोध हो तो n प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? 1/Rp बराबर 1/R1 1/R2 और लास्ट तक चलता जाएगा 1/R। समझ में आ रही बात मेरी? अगर n प्रतिरोध आपके पास है, दिखाई दे रहा होगा, वैसे यहाँ लाइट का फोकस पड़ता है इसलिए कम दिखाई देता है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लेना, इसको समझने की कोशिश करना। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn तक चलता जाएगा। और एक चीज ये भी देखना, जैसे कल भी मैंने आपको बताई थी, यदि R1 R2 R3 इन सब के मान Rn, इन सब का मान मैंने R मान लिया। कितना मान लिया? R। R1 का मान भी R है, R2 का मान भी R है, यानी समान प्रतिरोध जुड़े हैं, तो तुल्य जो प्रतिरोध है वो क्या आएगा? देखना, तुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R 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 और 1/R। ये कुछ एक दो स्पेशल कंडीशन है, वो आपको देखनी है। तो देखो क्या आया, इसको n/R लिख दूं क्योंकि n बार है ही। 1/R 1/R कितनी बार है? n बार है, तो n बार मैंने 1/R लिख दिया है, n टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको Rp लिख देते हैं, जबकि ये 1/Rp है, बहुत बार गलती होती है। तो बताओ Rp क्या हो जाएगा? R/n। इससे ये जाहिर होता है कि तुल्य प्रतिरोध है वो जितने प्रतिरोध है उससे कुछ ना कुछ कम आता जाएगा, क्योंकि अगर n प्रतिरोध है तो n का भाग लग जाएगा, भाग लगते ही संख्या छोटी हो जाती है, तो ये उत्तर है वो छोटा होता जाएगा। जितने प्रतिरोध जोड़ोगे तुल्य प्रतिरोध छोटा होता जाएगा। और जबकि श्रेणी क्रम में क्या आया था? श्रेणी क्रम में यह आया था Rs बराबर NR, याद होगा लास्ट वीडियो में आपको। तो श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध जोड़ोगे उत्तर उतना ही बड़ा होता जाएगा, और इसमें उत्तर उतना ही क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इसी कारण हमारे घरों में बिजली फिटिंग है वो समांतर क्रम में की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समांतर क्रम संयोजन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट के कुछ वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक उन चीजों को समझना, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा और कुछ जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। जो बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर वो चीज भी करवाओ, तो इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा अपने को चैप्टर के अंदर, लेकिन वो चीज भी आप लोगों को समझनी जरूरी है। उसके बाद एक दो टॉपिक और है, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल को शेयर करें बच्चों। ये मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बोलता आ रहा हूँ, और आपने अभी तक मेरी बात का थोड़ा सा भी अनुसरण नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है और कि आप चैनल को शेयर कीजिए, प्रत्येक बच्चे तक इसके बारे में बताइए, उनको पहुंचाइए। लिंक भेज दे आप लोग वीडियो के, या डायरेक्ट बच्चों को बोल दे कि आप लोग यूट्यूब पर जाकर फिजिक्स टूल सर्च कर ले, फिजिक्स टूल। ठीक है, फिजिक्स टूल सर्च करोगे तो अपना चैनल ऊपर ही ऊपर आने लग गया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और उसमें एक सब्सक्राइब का बटन है जो लाल कलर का है, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो बटन काले कलर का हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, और जैसे ही फिर नए वीडियो आते हैं वो आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन में मिलते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आज का वीडियो आ चुका है। तो आप इस बात का जरूर अनुसरण करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आप चैनल को जरूर शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, ताकि हम इसी उत्साह से काम करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।